Our topic is vectors. Now, if I ask you what is vector? Vector is a physical quantity which will have magnitude as well as direction. So there are two quantities. One is called as scalar quantity and another one is called as vector quantity. हमारे पास जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, पहला फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो होता है स्केलर्स, और दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है वेक्टर्स. फिजिक्स में हम जितनी क्वांटिटी से डील करते हैं वो या तो स्केलर्स होते हैं या फिर वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, अब स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है? सिंपल है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए खाली उसमें जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर, राइट? सो ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि समथिंग विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. जैसे मैं बोलता हूँ कि मास, तो अगर अपने को मास को एक्सप्रेस करना है तो वी रिक्वायर व्हाट? यू से केजी, सो मेनी केजीज ऑफ मास, राइट? यू से 1 kg 2 kg समथिंग लाइक दैट. ओके, सो लेट्स से 2 kg मास. सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप ध्यान से देखें तो मास को डिस्क्राइब करने के लिए खाली वैल्यू की जरूरत है 2 kg या 3 kg, आप कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो मास का कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है, मास को आप कंप्लीटली उसके वैल्यू से, उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसलिए मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. तो पहले आपको समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि समथिंग विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज. ठीक है, जैसे हम लेते हैं एरिया ले लेते हैं. चलिए, तो अगर हमको एरिया को डिस्क्राइब करना है तो हमें मान लो 10 मीटर स्क्वायर बोल दिया मैंने, लेट्स से 100 स्क्वायर फीट बोल दिया. एनी यूनिट यू कैन टेक, बट इसमें हमको कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ रहा है. खाली हमें क्या जरूरत पड़ रहा है? वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर. ठीक है, ओनली वी रिक्वायर द वैल्यू. वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम खाली उसके वैल्यू से, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर्स. बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल में मास है, एरिया है, लेंथ है. यू कैन टेक लेंथ ऑल्सो. अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज टाइम. टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. ओके, इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम ओनली मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केलर. अब वेक्टर्स क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड तो हर जगह रिक्वायर्ड है अपने को. ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका कि मैग्नीट्यूड नहीं हो. अब मैग्नीट्यूड नहीं मतलब वो तो जीरो हो गया ना. तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी विल हैव सम मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट अगर मैग्नीट्यूड के साथ में अगर हमको उसका डायरेक्शन भी चाहिए तो उसको हम कहते हैं वेक्टर. ओके, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. So there are so many physical quantities which requires magnitude as well as direction. एक simple सा example है force. Now let me explain you by this example. Suppose we have got a block here. मास का ब्लॉक है हमारे पास ऐसा. अभी इस ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे. It's a huge block you can say. इस तरह से ग्राउंड पे रखा है इसको, and we wanted to push this block. Okay, so there is a person and that person wants to push this block. So a person is standing here, let's say. This person is trying to push this block. Let's say this person is trying to push this block. That's a very simple example. अब ये जो person उस ब्लॉक को पुश कर रहा है ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, तो वो उसके ऊपर एक्चुअली कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है. क्या अप्लाई कर रहा है? इज अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन इट. यस और नो? वो जो पर्सन है उसके ऊपर कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में. ऐसे ही इज ट्राइंग टू पुश दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विद सम फोर्स. इस तरह से ये जो पर्सन है उसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है कुछ फोर्स लगा के. ठीक है, राइट? तो व्हेन ही इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स में पहला तो कुछ वैल्यू रहेगा, कितना फोर्स है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, राइट? फोर्स के अंदर कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, और साथ में अभी जो फोर्स है ये टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है. द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट. इट मीन्स उसमें डायरेक्शन भी रहेगा. ठीक है, तो जो फोर्स है, अगर फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो वी विल रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड हियर फोर्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. तो एग्जांपल जो हमारा है वो है फोर्स. ओके, इस केस में हम फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे कि फोर्स इज हैविंग 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड एंड इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट. सो व्हेनेवर अ वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज अ डायरेक्शन. दोनों चीज उसमें रहेगा. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो 10 न्यूटन है ये है मैग्नीट्यूड, और जो टुवर्ड्स राइट है ये है डायरेक्शन. सो अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेक्टर के. बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे कि वेलोसिटी. थोड़ा सा सिंपल सा डिस्टिंक्शन है वेलोसिटी और स्पीड में. स्पीड में खाली हम एक मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना पड़ता है. सो वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. लेट मी गिव यू एग्जांपल टू यू. So suppose we have got a car. There is a car over here, and this, let's say, this car is moving towards right. So it's moving towards right. Let's say. Okay. So this car is going to have some magnitude of velocity.
let's say it is moving with magnitude, let's say 50 kilometers per hour, and it is moving towards right direction. So this particular quantity which is 50 kilometer per hour towards right is a vector quantity. इसमें वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो जैसे वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं तो हम वेलोसिटी लिखेंगे कि ये 50 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. तो वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. ऐसे बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है हमारे पास, है ना. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केलर एंड वेक्टर. सो स्केलर विल हैव ओनली द मैग्नीट्यूड और ओनली वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ओके. बट वेक्टर विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप और देखेंगे, इसके बारे में समझ में आएगा और क्लियरली कि कैसे इससे डील करना है. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. अब आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट पार्ट है हमको समझना है इसमें, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो लेट मी डू दैट. तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं. पहला जो होता है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो जनरली हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, आप सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सिंगल लेटर सच एज कैपिटल ए ले लिया मैंने, उस पर एरो मार्क डाल दिया, और यू कैन टेक स्मॉल ए एरो मार्क. तो यू कैन यूज अ सिंगल लेटर and along with the arrow mark on it, okay. You can also use two letters also, you can use, or you can say pair of letter. Now one more thing, whenever you write in single letter you can put a arrow mark on it. आप उस पे arrow mark लगा सकते हैं ऊपर, या simply single letter लिख के एक बार लगा दीजिए, चलेगा, है ना. सिंगल लेटर लिख के आप एक ऐसे सिंगल लेटर लिख के बार लगा तो भी चलेगा, ठीक है. तो जरूरी नहीं कि आप पूरा कंप्लीट एरो ड्रॉ करें, आप खाली अगर बार भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है. तो ये पहला तरीका हमारा है, राइट. तो द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग सिंगल लेटर. सेकंड वन इज बाय यूजिंग टू लेटर्स. उसमें हम लोग जैसे यहाँ पे ए था तो हम दो लेटर ले लेंगे, ए और बी, और एरो मार्क करेंगे, ठीक है. व्हेनेवर देयर आर टू लेटर्स इट मींस ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट. वेक्टर का जो ए जो है वहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और बी पे वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है. मैं आपको जब ग्राफिकल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा वो, है ना. तो आप टू लेटर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से, और you can take two small letter also, that is also fine. generally small letter हम अवॉइड करते हैं, ठीक है. जनरली कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं, स्मॉल लेटर हम उसको यूज नहीं करते हैं. तो नॉट रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ कैपिटल लेटर्स टू डिस्क्राइब a vector. This is a very simple thing, okay. Any two letters can be used. You can use AB or you can use PQ also, that's fine. आप कोई भी दो लेटर यूज करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बार होना जरूरी है, बार या फिर एरो ड्रॉ करना पड़ता है ऐसे, ठीक है. तो ये हमारा एक तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का. जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा. अच्छा, तो दूसरा इसमें है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. कैसे हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम जनरली क्या करते हैं, एक सिंपल सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और इस सेगमेंट के ऊपर हम एरो मार्क कर देते हैं. वी कैन ड्रॉ एन एरो ऑन इट, कुछ इस तरह से. तो दिस इज कॉल्ड एज अ वेक्टर, ओके. और इस पे क्या करते हैं हम, वी राइट इनिशियल पॉइंट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज वी कैन राइट बी. ऐसे दो पॉइंट लिख के भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके. तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कि दिस इज आवर वेक्टर ए बी बार, ओके. सिमिलरली वी कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके एंड में एरो मार्क करें. यू कैन मार्क एरो एट द सेंटर और समवेयर लाइक दिस. आप उसके ऊपर बीच में भी कहीं एरो मार्क कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जैसे कि यहाँ पर दो पॉइंट ड्रॉ किया था, आप सिंगल पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको. आप सिंपली इसको एक सिंगल पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर, ठीक है. तो सिंगल पॉइंट भी चलेगा, दो पॉइंट भी चलेगा, है ना. एरो जो है उसके एंड पे ड्रॉ करिए या फिर एरो उसके सेंटर में कहीं ड्रॉ करिए तो भी चलेगा. तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट हैविंग एरो ऑन इट. इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो बहुत सिंपल हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब इसमें एक नोट है. नोट ये है, अगर हम ग्राफिकली वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जितना लेंथ रहेगा उतना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. इसका मतलब अगर लेंथ को हम बढ़ाएंगे, लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं. जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा. इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ. जैसे पी वेक्टर है ना, और दूसरा वेक्टर मानता हूं मैं क्यू है यहाँ पर, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो P है उसका मैग्नीट्यूड Q से ऑलमोस्ट डबल है. दिख रहा है आपको. अगर लेंथ हम कम करेंगे तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और लेंथ हम बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. इसका मतलब हो गया कि लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम बात करेंगे. जो फर्स्ट टाइप हम बात करने जा रहे हैं वो है पैरेलल वेक्टर्स.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स? तो जब हम कहते हैं कि वेक्टर्स आर पैरेलल, इट मीन्स द केस इज समथिंग लाइक दिस। आप देख लीजिए, ये केस हो सकता है जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। पैरेलल वेक्टर का मतलब, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ये भी पैरेलल है। ये मेरा वेक्टर है ए बी बार, ये वेक्टर है सी डी बार, और ये वेक्टर है ई एफ बार। ऐसे यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है। आप देख लीजिए यहाँ पर, यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो आप देख लीजिए, जैसे ये वेक्टर हमारा ए बी है और वेक्टर हमारा सी डी, देखिए तो ए बी सी डी जो है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है वेक्टर्स जो आपस में कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैं वेक्टर को एक्सटेंड करता हूँ तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं करने वाले, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। इवन इफ यू सी ई एफ वेक्टर हियर ऑल्सो, तो ई एफ वेक्टर ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ए बी और सी डी। सो ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। The parallel vectors are the vectors which do not intersect each other. So when vectors do not intersect, there are two possibilities that they will have same direction. दोनों वेक्टर का क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो उनका डायरेक्शन सेम रहेगा या फिर उनका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, राइट। सो दे मे हैव सेम डायरेक्शन और दे मे हैव अपोजिट डायरेक्शन। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सो पैरेलल वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन के रहेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन के रहेंगे, लेकिन वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दे मे हैव द सेम डायरेक्शन और दे मे हैव द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक टूवर्ड्स राइट है तो दूसरा टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी बार, सी डी बार एंड ई एफ बार, राइट, आर ऑल पैरेलल वेक्टर्स। इसमें ए बी और सी डी का डायरेक्शन सेम है। ए बी और सी डी का डायरेक्शन क्या है? सेम है, जबकि ई एफ का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अच्छा, अब इसमें पैरेलल वेक्टर्स में दो पॉसिबिलिटीज है। पैरेलल वेक्टर्स में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि या तो इक्वल वेक्टर रहेगा या फिर नॉन इक्वल वेक्टर रहेगा। पैरेलल वेक्टर्स में दो टाइप होता है। एक को हम बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इन पैरेलल वेक्टर्स वी हैव वन कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, विच इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? इक्वल का मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है सेम है। वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर एंड दिस इज सी एंड डी, ये सी डी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी और सी डी का लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ए बी बार इक्वल टू सी डी बार, ठीक है, ऐसा। तो जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गया तो हम उसको डायरेक्टली इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वल। वी कैन राइट देम एज इक्वल। तो दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। ओके, इसके अंदर जो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों सेम रहेगा तो हम बोल देंगे क्या है? इक्वल वेक्टर है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको बोलते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये हमारा सेकंड कैटेगरी है। ये हमारा क्या है? सेकंड कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये ई एफ वेक्टर हो गया, तो ई एफ जो है वो ए बी का अपोजिट एक्चुअली। तो इस केस में क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि भाई ए बी बार इक्वल टू माइनस ई एफ बार, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो ये दो कैटेगरी होती है। पहला हो गया क्या? इक्वल वेक्टर, और दूसरा क्या हो गया? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन। सो थर्ड केस क्या हो गया इसमें, जो हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स में जो पहला केस था वो था इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। दूसरा केस हो रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। सो डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन। तो उस केस में कैसे हम डील करेंगे, लेट्स सी। सो आई हैव ड्रॉन टू वेक्टर्स हियर। आप देख लीजिए, दो वेक्टर ड्रॉ किया मैंने। इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, सो ये ए बी वेक्टर है। ये मेरा पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, तो पी क्यू वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। कैन वी राइट ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार? ऐसा लिख पाएंगे क्या? हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर ए बी का वैल्यू जो लेंथ है, मान लो ये 1 मीटर है, अज्यूम कर लो, और ये जो है पी क्यू का लेंथ कितना है, मान लो 2 मीटर है। तो इसका मतलब है ए बी का जो लेंथ है वो पी क्यू के लेंथ का हाफ है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ पी क्यू बार है। तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल रहेंगे, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा जो क्वांटिटी है स्केलर है। सो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, अगर हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से इक्वल करने के लिए अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है और डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो जनरली जो जनरल नोटेशन उसका ऐसा है कि ए बी बार इक्वल टू के टाइम्स
k times pq bar. So here k is a scalar quantity. Okay. So when one vector is scalar multiple of another vector, it means both of them are having same direction, but their magnitudes are different. Okay, simple है. So हम लोग बात किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स की. तो पैरेलल वेक्टर्स में थर्ड केस देख लिया. अब फोर्थ केस जो है वो थोड़ा सा सिमिलर है, वो भी देख लीजिए. सो फोर्थ केस क्या होगा इसमें अगर देखें तो वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. डायरेक्शंस आर टोटली ऑपोजिट. अब उस केस में देखते हैं क्या होता है. मैं सेम ले लेता हूं एग्जांपल. खाली डिफरेंस इसमें ये आ जाएगा इस दोनों एग्जांपल में कि ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन मानते हैं अपोजिट है, ऐसा है. तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई ए बी, पहले मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना पड़ेगा, राइट. तो इफ आई वांट टू डू मैग्नीट्यूड इक्वल तो मैं बोलूंगा भाई ए बी बार इज इक्वल टू लेट्स से हाफ टाइम्स पी क्यू बार. बट ये गलत है क्योंकि दोनों का इसका मतलब डायरेक्शन भी इक्वल है ना, बट एक्चुअल में डायरेक्शन अपोजिट है. एक्चुअल में डायरेक्शन अपोजिट है, सो आई हैव टू पुट माइनस साइन हियर. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो पहले उनका जो मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, राइट. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय द स्केलर क्वांटिटी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, ठीक है. बट जब मैं नेगेटिव पुट करूंगा ना तो डायरेक्शन इक्वल हो जाएगा. व्हेन आई पुट नेगेटिव साइन उनका डायरेक्शन भी इक्वल हो जाएगा. तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन अपोजिट है तो फर्स्ट वेक्टर जो होगा वो होगा नेगेटिव टाइम्स स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर. ऐसे डिफरेंट यही है कि अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर. लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो माइनस आएगा. तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन सेम था तो हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया लेकिन प्लस आया. लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम डायरेक्शन करने के लिए, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो हम लोग को समझ में आ गया भाई कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं. तो ये पहला टाइप था हमारा, द मीनिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर्स. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेक्टर्स में जो पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए हैं. इसको मैं बोलता हूँ, मानते हैं ये वेक्टर है मेरे पास ए बी वेक्टर हो गया, और ये वाला जो वेक्टर है ये बी सी वेक्टर हो गया, ठीक है. दिस इज वेक्टर ए बी और दिस इज वेक्टर बी सी. सो जो पैरेलल वेक्टर होता है उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता. आप देख लीजिए यहाँ पर इन पैरेलल वेक्टर्स देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है. दो पैरेलल वेक्टर्स में कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है. लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स में पॉइंट कॉमन रहेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है. बेसिक डिफरेंस वो ये है कि पैरेलल वेक्टर्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होगा, पॉइंट कॉमन रहेंगे. तो आप उसको सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे कि कोलिनियर वेक्टर्स आर द पैरेलल वेक्टर्स. ये पैरेलल वेक्टर की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इनमें एक पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है. तो कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर लेता हूं, जैसे यहाँ पर ए बी लिया और बी सी लिया, तो इसमें पॉइंट बी कॉमन है ना. सो ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग कॉमन पॉइंट बी. सिंपल है. इस तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं हम. तो नेक्स्ट टाइप वेक्टर का है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. सो लेट्स सी व्हाट इज यूनिट वेक्टर. बहुत सिंपल है. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन है तो क्या बोलेंगे, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे. ओके, तो वेरी सिंपल डेफिनेशन कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. सिंपल. ओके, सो अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड एज यूनिटी. यूनिटी का मतलब होता है 1 यूनिट. अब 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट का मतलब हो गया कि भाई यू कैन से 1 न्यूटन, ओके, और 1 मीटर्स पर सेकेंड, वट एवर क्वान्टिटी इट में भी, है ना. सो वेन एवर जब कभी उसका वैल्यू आ जाएगा 1 तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर. दिस पॉइंट इज पॉइंट ए लेट्स से एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी. इस वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, वी राइट द वेक्टर एज ए बी बार. हमारे पास वेक्टर ए बी बार है, ठीक है. अब हम कैसे इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार. हम इसका मैग्नीट्यूड जो है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मॉड लगाते हैं और फिर उस वेक्टर को लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना. या फिर सिंपली आप उस पर बार मत लिखिए, खाली आप लेटर लिख दीजिए ए बी ऐसे, ठीक है. तो ये भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है. ये तरीका है लिखने का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है कि आप या तो मॉड लगा दो उस पर वेक्टर के ऊपर या फिर सिंपली विदाउट बार के आप वेक्टर को लिख दो, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 यूनिट, तो हम उसे कहते हैं भाई यूनिट वेक्टर है. अगर हमको ये चेक करना है कि वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो आप ये चेक कर लो कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है. अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है. बहुत सिंपल है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर. अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है नल वेक्टर. जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, नल का मतलब होता है 0. तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए
उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है उस वेक्टर को। तो नल वेक्टर को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट से। ये हमारा पॉइंट है मानते हैं, कोई पॉइंट बी है या पॉइंट ए मानते हैं, तो ये जो पॉइंट हो गया ए, ये बेसिकली हो जाएगा नल वेक्टर। इसको हम बोलेंगे नल वेक्टर, ठीक है, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, राइट। तो अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ नल वेक्टर, राइट, पॉइंट रिप्रेजेंट्स नल वेक्टर। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, गॉट इट। सो हमने अभी तक ये देख लिया कि भाई वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, तो ये हमने इतना देख लिया। अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट यू गोइंग टू टॉक अबाउट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और जो ऊपर ड्रॉ किया हमने ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो हमारे पास एक वेक्टर है जो मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया हुआ है, ओरिजिन ओ से स्टार्ट किया हुआ है। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए बार, ओके, इस तरह से, ठीक है। यहाँ ओ से स्टार्ट हुआ है और ये पॉइंट ए तक गया हुआ है, ए हो गया, ठीक है, ठीक है। और ओरिजिन ओ है और उसका वेक्टर का एंड पॉइंट ए है, ठीक है, बराबर। तो इस वेक्टर का क्या होगा, इस वेक्टर का इफेक्ट आएगा एक्स डायरेक्शन में, कुछ इसका इफेक्ट आएगा वाई डायरेक्शन में, और कुछ इसका इफेक्ट आएगा जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। कैसे निकालते हैं हम लोग? हम पहले पॉइंट ए से क्या करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। तो हम व्हाट वी डू इज, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले पॉइंट ए से एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कुछ इस पॉइंट पे आया वो, ठीक है, यहाँ पर आया, ठीक है ना, राइट। अब इसको मैं बोलता हूँ, इस पॉइंट को बोलता हूँ पॉइंट बी। ये पॉइंट बी जो है ये प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। अब इस पॉइंट बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। पॉइंट बी से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। मैंने एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, ऐसा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट सी बोल दिया मानते हैं, चलो ठीक है ना। और पॉइंट बी से दूसरा परपेंडिकुलर मैं वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर हो गया है। तो पॉइंट, मैंने पहले पॉइंट ए से किस पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किया, है ना। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन पॉइंट, है प्रोजेक्शन पॉइंट, है ना, जो हमने एक्स वाई प्लेन पे लिया है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन पॉइंट, ओके। अब उस प्रोजेक्शन पॉइंट जो हमको मिला है, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, जो सी पे कट कर रहा है, और एक वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं जो डी पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है, इसका जो इफेक्ट है एक्स डायरेक्शन में वो हो जाएगा ए एक्स। ए का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, ए एक्स हो गया, ठीक है। ए का इफेक्ट वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया ये, इसको बोलेंगे ए वाई, ठीक है। और ए का इफेक्ट जेड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ क्या हो गया, ए जेड, तो हम इसको बोलेंगे ए जेड, ठीक है। तो ए का इफेक्ट, ए का जो इफेक्ट है अलोंग एक्स ए एक्स हो गया, अलोंग वाई ए वाई हो गया, और अलोंग जेड क्या हो गया, ए जेड हो गया। अगर आप इसको कंप्लीट करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे ना, तो जो मेरा ए था, कैन यू सी इट, सो इफेक्ट ऑफ ए बार अलोंग एक्स क्या हो गया हमारा, इफेक्ट ऑफ ए बार अलोंग एक्स, तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ए बार अलोंग वाई, तो ये हो गया पैरेलल टू दिस, ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए वाई, है ना। एंड इफेक्ट ऑफ ए बार अलोंग जेड, ये वर्टिकल लाइन हो गया मेरा ए जेड। इसका मतलब हो गया कि ए बार को हमने 3 डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है ना। सो हियर वी कैन राइट डाउन, सो द इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए बार अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हमने ए का इफेक्ट जो है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो क्या बोलेंगे, ए का एक्स कंपोनेंट, तो इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, एक्स कंपोनेंट ए बार क्या आएगा, ए एक्स आएगा, सिंपली ए एक्स, और अगर आप बार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बार, सही है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। उसी प्रकार वाई कंपोनेंट ऑफ ए बार हो जाएगा ए वाई बार, है ना, दिस इज ए वाई बार, राइट। सिमिलरली जेड कंपोनेंट ऑफ ए, उसको हम बोलेंगे ए जेड बार। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि अगर मैं बात करता हूं ए एक्स वेक्टर की, किसी बात करता हूं ए एक्स बार की ना, तो ए एक्स बार मतलब कौन सा वेक्टर है हमारा, अगर ध्यान से देखें तो ए एक्स बार जो है बेसिकली ये जो वेक्टर है ये हमारा है ए एक्स बार, राइट, दिस इज ए एक्स बार, ओके।
Similarly, this vector is ay bar and this vector is az bar, right? So we have three vectors along x, y, z direction. तो तीनों वेक्टर को ऐड करने पे मुझे मिल रहा है a बार. तो हम इसको कह सकते हैं इस तरह से कि a बार जो है इट इज द सम ऑफ a x बार प्लस a y बार प्लस a z बार. तीन वेक्टर को ऐड करने पे हमको एक वेक्टर मिल रहा है. ठीक है. क्वेश्चन ये बनता है कि भाई a x बार में क्या होगा. a x बार में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा. इस a x बार में कुछ मैग्नीट्यूड होगा. हमको मालूम है वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. और क्या होगा, डायरेक्शन होगा. सिमिलरली a y बार में भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, राइट. और a z बार में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा. ठीक है. क्वेश्चन ये बनता है कि a x बार का मैग्नीट्यूड क्या है. तो मैग्नीट्यूड है उसका लेंथ, ये लेंथ. तो लेंथ हो जाएगा उसका, अगर आप लिखोगे लेंथ हो जाएगा उसका a x का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a x बार निकाल देंगे. ठीक है, खाली a x. a y का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a y, ओनली a y. और a z का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a z. a z बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a z, राइट. अब हमको डायरेक्शन चाहिए. क्या चाहिए, डायरेक्शन. सो डायरेक्शन का मतलब होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा ए एक्स का डायरेक्शन. ठीक है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा ए एक्स का डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है आई बार. डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, आई बार, या फिर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. आई बार इज, इट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आई बार जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होता है उससे हमको डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया. तो जो बचा है वो क्या बचा है, उसके अंदर डायरेक्शन बचा है खाली. ठीक है. तो आई जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस. सिमिलरली जे जो है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप. और के है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. तो तीनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक्स का डायरेक्शन होता है आई, वाई का डायरेक्शन होता है जे, और z का डायरेक्शन होता है k. ये तीन डायरेक्शन दिए हुए हमको. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि ax बार का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो आ जाएगा सिंपली ax, लेंथ ax, और डायरेक्शन जो होगा वो होगा i x एक्सिस का डायरेक्शन, वो हो जाएगा i कैप. ओके. सिमिलरली हम अगर ay बार का मैग्नीट्यूड लेंगे, ay बार का, तो वो हो जाएगा सिंपली ay. और अगर उसका हम डायरेक्शन लेंगे ay का, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा j कैप. सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ az बार विल बी az ओनली, लेंथ az. ये जो वर्टिकल लेंथ दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक az, उसका अगर डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगा z एक्सिस का. डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस इज k कैप, राइट. इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वेक्टर जो है हमको मिल जाएगा इस तरह से. वेक्टर a बार हमको मिल जाएगा ax i कैप, ay j कैप, ay j कैप एंड az k कैप. तो लाइक दिस वी विल गेट द वेक्टर. इस तरह से हमको क्या हो रहा है, एक वेक्टर जो है उसका x, y एंड z कंपोनेंट मिलता है. ये इसका x कंपोनेंट हो गया वेक्टर का, ये इसका हो गया y कंपोनेंट, और ये इसका हो गया z कंपोनेंट. तो वेक्टर का हमें तीनों कंपोनेंट मिल गया. हमने वेक्टर को तीन डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया. ठीक है. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये जो फिगर हमको दिख रहा है इसका लेंथ जो है वो ax है, लेंथ ax है, उसका ब्रेथ जो है ay है, और हाइट जो है az है, बराबर. तो अगर हमें इसका डायगोनल चाहिए रहेगा, इफ यू वांट टू फाइंड डायगोनल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर, राइट. द लेंथ OA, O से A का लेंथ है वो मिल जाएगा हमको. O से A का लेंथ निकालने का तरीका क्या है कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसमें लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर. तो लेंथ है इसमें ax, सो ax स्क्वायर हो जाएगा, राइट. ब्रेथ इसमें है ay स्क्वायर कर लेंगे, और हाइट जो है az है तो az स्क्वायर कर लेंगे. तो जस्ट बाई सिंपल ज्योमेट्री हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर OA, जो कि उसका मैग्नीट्यूड होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज सिंपली x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. दैट्स वेरी सिंपल, इस तरह से. ठीक है. होपफुली समझ में आ गया आपको ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है. ठीक है.